नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 17 मार्च 2023 को एसएससी जो कि सीएचएसएल के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस आपको लेके आए हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे आपको तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों डेली का पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए यानी हर दिन का पीडीएफ फाइल अगर एक साथ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे डेली का पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया जाता है। बाकी दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन याद है, आप हमें डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को किस अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बात करते हैं तो भारत का संविधान जो कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कि भाषाएं और जोड़ने की मांग चल रही थी, इस अधिनियम से संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे कर्क रेखा से कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, बात करते हैं तो ये स्थलीय भूमध्य रेखा लगभग जो कि 23 डिग्री जो कि नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह 17 देशों में से ताइवान सहित जहां से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, 17 देशों को जो कि में से फैली है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाली एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वही बात करते हैं दोस्तों तो माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी कर्क रेखा के काफ़ी करीब स्थित है। 17 देशों में 3 महाद्वीप, 6 जल निकाय के माध्यम से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने सीएनजी की आधारशिला कहां पर रखी है, तो भावनगर में उन्होंने रखा है हाल ही में। बात करते हैं दोस्तों तो प्रधानमंत्री ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और जो कि ब्राउन फील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी। इस पोर्ट को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी संरचना होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भावनगर। ठीक है, भावनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि विंडो 10 में ऐप को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+F4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, Alt+F4। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन जो कि संयोजी उत्तक है, तो दोस्तों ये तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताया जाता है। चलिए मैं यहाँ से संयोजी उत्तक के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हड्डी मनुष्य में संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। मनुष्यों में संयोजी उत्तक में जैसे कि रेशेदार उत्तक, वसा, उपास्थिति, हड्डी, अस्थि, मज्जा और रक्त शामिल हैं। तो बाकी बताइए इसमें से एक ऑप्शंस में क्या दिया होता। संयोजिक उत्तक अन्य अंगों को एक साथ बांधता है और जो कि स्थान भरता है, इसको कहते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन से एक बार कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था कि 1992 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था, संजीत रे को मिला था। जी हाँ दोस्तों, 30 मार्च की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में खास महत्व रखती है। 30 मार्च 1992 को भारतीय सिनेमा के युग पुरुष यानी सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका जो कि सत्यजीत रे राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 का डायमंड लीग किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। बात करते हैं नीरज चोपड़ा ने जीता डायमंड लीग 2022 का टाइटल। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वह प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर होगा।
2022 का ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है? तो शेष भारत ने जीता है। बात करते हैं तो शेष भारत, जिसको रेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर ईरानी ट्रॉफी 2022 जीत ली है। बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे शेष भारत की टीम ने ईरानी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस टीम ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। ठीक है, तो शेष भारत आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। ऑप्शन कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था कि परम 8000 किस जनरेशन का कंप्यूटर था? तो दोस्तों इसका राइट पीढ़ी का या फिर जनरेशन कह सकते हैं, तो ये 5वीं पीढ़ी का था, जैसा कि मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइए ऑप्शंस किस प्रकार से थे। बात करते हैं तो परम 8000 श्रेणी की पहली, ठीक है, ये 8000 श्रेणी का ये पहला, अगर श्रेणी के हिसाब से पूछा गया होगा तो परम 8000 श्रेणी की पहली मशीन थी और इसे शुरुआत से बनाया गया था, जो कि विजय पी भाटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर विकास का नेतृत्व किया था। उन्होंने पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में विकसित की थी। वहीं बात करते हैं पीढ़ियों की, तो दोस्तों जो कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जिसका संचालन होता था 1946 से 1956 तक था। द्वितीय पीढ़ी जो कि 1956 से 1964, तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971, चतुर्थ पीढ़ी जो कि 1971 से 1985 और 1985वीं जो कि पीढ़ी है ये 1985 से प्रेजेंट तक लिखा है। लेकिन दोस्तों अब तो कंप्यूटर के लगभग 10 जनरेशन आ चुके हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान से लागू किए गए थे। ये तत्व जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन जो कि ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पे सभी ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित कलाकारों के नाम बता देता हूँ, जैसे कि इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह, माधवी मुग्दल, जो कि संयुक्ता पारणीग्रही, ठीक है, किरण सहगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, प्रियंका मोहंती, ठीक है, मीनाती दास, शेरोन लोवेन, मिर्ता बाकी, ये सभी क्या हैं दोस्तों? ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित है। तो मेरे हिसाब से शायद इसी में से कोई एक आपसे पूछा गया होगा, कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। जी हाँ दोस्तों, पुलिकट झील भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित एक अनूप झील है। चिल्का झील के बाद यह जो कि 759 वर्ग किमी क्षेत्र वाली झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो कि नुनखरा झील है, यानी कि नमकीनी झील है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। अब एग्जैक्ट क्या पूछा था दोस्तों, पहला उपदेश पूछा था, क्या पूछा था, कमेंट करके बता देना। बात करते हैं तो बोधि वृक्ष बिहार गया जिले में बोध गया स्थित जो कि महाबोधि मंदिर परिषद में स्थित एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे जो कि ईसा पूर्व यानी 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन जो कि वलित पर्वत नहीं है? वालित पर्वत या फिर वालित पर्वत कह सकते हैं, वालित इसको कहा जाता है। यहाँ से एक मिस टाइपिंग हो गया है। तो वालित पर्वत जो कि आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं यहाँ पे वालित पर्वतें बता देता हूँ, जैसे कि हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, इंडीज जो कि अपलेशियन, ठीक है, एटलस, काकेकस, ठीक है, एलबुर्ज, हिंदू कुश आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो बाकी ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बता देना।
एक प्रश्न आया था कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। 20 जून को मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं तो विश्व शरणार्थी दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया तो दोस्तों कि इनमें से कौन सही नहीं है। उसमें दिया था कि नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। मनप्रीत सिंह का बच्चे ने बताया कि कुछ गलत था, तो यही राइट आंसर होगा। बताइएगा मनप्रीत सिंह किसका मतलब किससे संबंधित है, ये था। बाकी दोस्तों और क्वेश्चंस नहीं मिल पाया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार बता देना। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।